अच्छा सॉरी भाई, इस सवाल की बेस बनाने के लिए ना एक छोटा सा सवाल हमने और करना है। 18वां निकालें। भैया मैं बता रहा हूँ, आप शुरू हो गया IAS 12, बस ये आप बिल्कुल, आप लोग तो जो आ रहे हैं आप अपना पक्का रखें, आप छोड़ें जो जो मर्जी कर रहे हैं। पे 2-4 सफ़े आगे होगा, क्वेश्चन नंबर 18, पे 212। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था जो टेक्स्ट की क्लासों में पहले 10-15 दिन में ही पढ़ा दिया जाता है कि कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिस पे सेपरेट रेट लगते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं हम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट कितना है इस साल का? 200 मिलियन। अदर इनकम 30 मिलियन। ये 30 मिलियन क्या है? तो इस पे अलग रेट नहीं लग रहा, ये सिरे से क्या हो रही है? एग्जेम्प्ट हो रही है। अच्छा, ऐसे तो नहीं करते ना हम कि 200 में से 30 एग्जेम्प्ट है तो 170 पे क्या लगेगा? टैक्स। ऐसे तो नहीं करते ना, हमने तो प्रॉपर सॉल्व करना होता है। लेकिन वैसे ही तरह ऐसे कराने की अगर मैं कोशिश करूं, 200 में से 30 क्या है, इस पे कितना रेट लग जाएगा? जवाब पीछे कितनी रहेगी? बाकी 170 हमारी नॉर्मल इनकम है। होस्ते हमारा जो है वो कारोबार हो सोलर पैनल्स बेचने का, तो सोलर पैनल्स बेच के हमने 200 मिलियन कमाए, उसमें 30 मिलियन हमने किसी कंपनी में पैसा रखवा के डिविडेंड कमा लिया था। बाकी हमारे मेन बिजनेस से कितना कमाया? 100, इस पे 40% लगाएं कैलकुलेटर के बगैर, 17 अरब 4 68। सो व्हाट इज माय टैक्स? 68,000। 68,000 ये बन गया, 0 रुपए ये बन गया, टोटल मेरा टैक्स बन गया 68,000। करंट टैक्स में ये है। लेकिन हम तो प्रॉपर तरीके से करंट टैक्स की वर्किंग करते होते हैं ना, इस तरह तो नहीं हम सवाल सॉल्व करते होते, तो हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हैं। चलें जी, नीचे मत देखें, आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट कीजिएगा। अच्छा, इधर देख लें पहले एक दफा, वो जो टैक्स की क्लास में आप करते होते थे, हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस देते थे, लेकिन ऐसा कोई तस्वुर यहां नहीं है। यहां पे हमने क्या लिखना है? करंट टैक्स। करंट टैक्स की वर्किंग। जी माय डियर, पीबीटी बताएं कितने? 200। ऐसे समझने के लिए कोई चीज ऐड नहीं करनी बल्कि लेस करनी है। क्या मुझे क्यों निकाला? क्योंकि इस पे अलग रेट है या बिल्कुल ही टैक्स माफ है? तो एग्जेम्प्ट इनकम है, परमानेंट डिफरेंसेस को निकाल दें यहां से। जवाब बता दें। 170। ये हो गए मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें एट द रेट ऑफ 68। और बाकी अब डिविडेंड अलग से 30 पे 0% लगाने की जरूरत है या कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। खैर करें नोट, छोटे छोटे सवाल हैं 2-3, लेकिन नोट करें जरा साथ साथ। उसको उसको ऐसे ड्रामा क्रिएट कर रहा है, सरो मगरिब के दरमियान का वक्त होगा, मगरिब की अजान में 21 मिनट रह गए होंगे। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। भाई नेक इसलिए बनना है कि पेपर पास हो, अल्लाह खुश हो। अल्लाह खुश हो। क्वेश्चन नंबर 19। पेपर तो वैसे ही पास हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो गए, दुनिया की बाकी अल्लाह को पता होता है किसको कौन सी नेमत किस वक्त मिलनी है, क्या है। अच्छा, रशीद दूसरी वाली बात भी इन्होंने कवर कर ली है बीच में। नहीं, मैं इंशाल्लाह आप लोग के पास। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा डिविडेंड पे रेट कितने % है और बाकी इनकम्स पे? अच्छा, ऐसे कर सकते हैं 200 में से 30 पर 5% और 200 में से 170 पर
40%। तो एग्जामिनर को तो चढ़ देगी ना ताप, वो कहेगा ये तो नहीं तरीका सॉल्व करने का, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है जवाब निकालने का। तो इस तरह भी जवाब निकाल सकते हैं हम। तो 200 में से 30 मिलियन इनकम में पड़ा हुआ है। तो 200 में से 30 माइनस कर दें, बाकी कितना बच गया? 170 पे कितना टैक्स दे दें गवर्नमेंट को? और डिविडेंड पे, इसको कहते हैं सेपरेट रेट वाली इनकम्स। इन पे कम रेट लगता है, नॉर्मली रिड्यूस रेट लगता है। लेकिन इस तरह ना करें ना, आप प्रॉपर तरीके से करें। पीबीटी लिखें 200, कुछ चीजें ऐड करनी है या लेस करनी है? लेस करनी है। कितनी है डिविडेंड इनकम? 30। जवाब ये क्या आ गया? अब कोई अच्छा बच्चा बताए कि इस पे टैक्स कितना लगेगा 170 पे? कितना? और ऐड, कोई याद नहीं टैक्स की क्लास में, ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट। तो ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड 30, जिसको यहां से निकाला हुआ है, इंटू चलें जी, ये तो तरीका नहीं है। 69.5। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल कोई कर सकता है? क्वेश्चन 20। नहीं, जरा सॉल्व करें प्रॉपर। क्या कर रहे हैं? इसको निकाल रहे हैं? ना करें, इसको हम नहीं निकाला करेंगे। कम से कम हम तो पेपर में नहीं इसको निकाला करेंगे। मेरा मशवरा है कि ना निकालें इसको। यानी आपने अगर 200 में से 30 निकालने और 170 फिर बच जाने, तो दोनों पे रेट तो हम पेपर में टाइम सेव किया करेंगे, हम इसको निकाला नहीं करेंगे। कोई ऐसा तस्वुर नहीं है। निकाल के 40% लगा दें, मैं मना नहीं कर रहा, आप करने करें, लेकिन तो सेव द टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले क्यों निकाल रहे थे? पिछले दोनों सवालों में क्यों निकाल रहे थे? एक सवाल में 0% रेट लगना था निकाल के, वो हमने लगाया नहीं था, और दूसरे सवाल में 5%। अब इस सवाल में निकालने का फायदा क्या? इसको निकाल के जो बचेगी उस पर भी 40 लगाना है, और जिस निकाला है जिस 30 को उस पे भी 40 लगाना है। तो मेरे माय डियर, हम सवाल को इस तरह किया करेंगे। फिर बाकी आप लोगों की मर्जी है, वो वाला काम भी कर सकते हैं। हम बस डायरेक्ट पीबीटी पकड़ा करेंगे। कितना है? 200, ना कुछ ऐड ना कुछ लेस। जवाब 200 उसी तरह आ गया। अब इसमें डिविडेंड पड़ा हुआ है तो उस पर लगने दें रेट। वैसे लग नहीं जाएगा इस डिविडेंड पे भी 40, लगने दें 80। मेरे ख्याल से इसी तरह सोल्यूशन भी हुआ होगा। हाँ, सोल्यूशन भी इसी तरह होगा। इस तरह नोट कर लेना, ना कुछ ऐड ना लेस। ये नहा धो के फ्रेश होके आते हैं ना रोजाना। सर्दियों में भी एक रॉड खरीद लेनी है, वो पानी गर्म करने वाली। ये ठंडे में ही साल मार दीजिएगा, वेखी जाएगी। जब पानी खोल के कांप रहे होते हैं नीचे ज्यादा हो गई, हकीकत है भाई। साथ वाले के हाइब्रिड में जाएं, मोबाइल सोना है, जाएं, किसी कोई ना रोके इनको।
जाने वाले रुकते नहीं, बैठे हुए रोकते नहीं। क्या जमाना आ गया है। आप जी वापस आ जाएं सवाल की तरफ। जिथे दी उथे आन, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। और कोई काम नहीं है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। इतनी क्यों ख्वाहिशें? ख्वाहिशें दबाने के लिए होती हैं ना कि। पेज नंबर 202। ट्रायंगल जी, ट्रायंगल, अच्छा जी। ट्रायंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। ये से लग नहीं रहा ये कोई हमारे से बात करना चाह रहे हैं। चलो चलें जी। ट्रायंगल, रंगीन रंगीन थी जिंदगी। ट्रायंगल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। The following information has been gathered for preparing the disclosure related to taxation for the year ended 31 December 2017. Profit before tax for the year is 125 million. On 1 जनवरी 2018 अकाउंटिंग वालों की बीवी मोटी थी टैक्स वालों की बीवी से 50 किलो। चलो 50 मिलियन। ओके, लेवल देख रहे हैं आप किसकी बीवी का लेवल है? नहीं, टैक्स वालों की बीवी का लेवल तो नहीं, वो तो नहीं बैठ गई है। ये अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीड कर रही है एसेट की बुक वैल्यू। आप क्या समझ रहे हैं? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बड़ी भी है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से। भाई जाहिर बात है, अगर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जरा ज्यादा चार्ज हो रही है तो इसीलिए तो उनकी बीवी कम हो रही। चार्ज से मुराद चार्जिंग नहीं, मतलब चार्ज से मुराद समझ गए ना। डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा चार्ज होगी तो जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ज्यादा, उतनी बुक वैल्यू कम होगी। अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है और डिविडेंड इनकम पड़ी। इंटरेस्ट आपने पे किया 2 मिलियन और इसको कैपिटलाइज कर दिया है। करना भी चाहिए था, हमारा साल भी 2018 के कैपिटलाइज करना चाहिए था। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए था क्योंकि बिल्डिंग अभी अंडर। वैसे इंटरेस्ट को टैक्स वाले जो है वो खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट को टैक्स वाले खर्चे के तौर, लेकिन अकाउंटिंग वाले उससे कैपी। अच्छा, ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट बताएं कितनी है? ईंट बजरी सीमेंट की नहीं गिवन ना, नहीं गिवन ना। ओए होए 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 होए, नहीं गिवन। क्या करें? ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट नहीं गिवन। देखें ना इधर, नहीं गिवन तो कोई मसला नहीं। ये दो हम काम कर रहे थे, किसी ने हमारी कॉपी छीन ली। अच्छा वाला भाई, काम कर रहे थे हम तो, सफा भी गुम कर दिया उसने। अच्छा, क्या करना है? भाई इसको 24 पे कर दें, 25 पे, 25 पे कर दें। कुछ कराने? आपने भी कुछ कराने? आपने कुछ कराने? भाई इसको भी 25 पे कर दें, 26 पे कर दें। सुई आपकी उधर ही अड़ी हुई है। अच्छा, तो कोई नहीं भाई, ऐसा भी हो सकता है जिंदगी किसी मोड़ पे दीवार के साथ टेक लगा के कि ये 200 गिवन ही ना हो, 200 गिवन ही ना हो, तो फिर देख लें।
फिर भी वही हो जाएगा। यहां कितना आ गया 7, यहां कितना आ गया गरम आंडे, यानी यहां 7 लिखा और यहां 7 लिख के यहां छोड़ दिया 7 को, तो यहां 0 बच गया। तो ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट नहीं दी हुई, खाली इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तो इस सवाल में ईंट बजरी सीमेंट की भी कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन 26 की तरह, या खाली इंटरेस्ट दिया हुआ है? खाली इंटरेस्ट को क्या करना है, आपने अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में डाल देना, और टैक्स वालों की नजर में बेशक अपने लेड वाले सिक्के वाली पेंसिल से यहां 7 लिख के फिर उठा के आपने यहां छोड़ देना है, ताकि इधर कितना आ जाए 0 आ जाए। क्योंकि टैक्स वाले इसको कहां डालते हैं इंटरेस्ट को? एक्सपेंस में। लेकिन हमारे सवाल तो बड़ा अच्छा था, 200 पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था, लेकिन ये सवाल तो अजीब सा है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है या ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट भी दी हुई है? कोई मसला नहीं, तो भी देख लेंगे, अभी जरा देखते जाइएगा आप कैसे कैसे देखेंगे। IS 38 intangibles, IS 38 अकाउंटिंग वाले रिसर्च को कहां डालते हैं? एक्सपेंस में। IS 38 में यही पढ़ाया था ना, अकाउंटिंग वाले रिसर्च को कहां डालते हैं? एक्सपेंस में। अकाउंटिंग वाले बुरी वाली डेवलपमेंट को कहां डालते हैं? एक्सपेंस में। और अकाउंटिंग वाले अच्छी वाली डेवलपमेंट को कहां डालते हैं? कैपी। लेकिन जब तक वो एसेट बनता नहीं तब तक उसको CWIP में रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। यानी कि आपने कोरोना की वैक्सीन बनानी है 1.5 साल में, तो अभी हम पहले साल में खड़े हैं, जनवरी फरवरी एक्सपेंस में डाल दिया रिसर्च, मार्च अप्रैल मई जून एक्सपेंस में डाल दिया 4 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हमारा साल खत्म हो गया, लेकिन अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी, इस 6 महीने को कैपिटलाइज कर लिया। तो 12 महीने की 12 लाख तनख्वाह दी हमने साइंसदानों को, जनवरी फरवरी में रिसर्च चल रही थी, कहां डालेंगे? 2 लाख एक्सपेंस में। मार्च अप्रैल मई जून बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी, कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। जुलाई से दिसंबर तक अच्छी वाली डेवलपमेंट चली, 6 लाख तनख्वाह, इसको कहां डालेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में CWIP के तौर पे शो करेंगे, क्योंकि इस पे काम कब मुकम्मल होने? अगले साल। इस साल हमने 5 मिलियन कैपिटलाइज कर दिया है। ये मुझे बताएं, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं या फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं और मैं 5 को कैपिटलाइज कर देता हूं, तो ये कौन सी वाली डेवलपमेंट थी? अच्छी वाली। इस साल मैंने 5 मिलियन को कैपिटलाइज कर दिया है एज पर IAS, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं हमें कोई नहीं पता अच्छी वाली डेवलपमेंट बुरी वाली डेवलपमेंट रिसर्च, हमें ये चीजें नहीं पता, ये तो तुम लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है। अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं? रिसर्च को एक्सपेंस में डालो, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालो, अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करो। टैक्स वाले जो भी चाहेंगे वो बताया करेंगे, यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ चीजों में ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, लिखनी नहीं, वो रिवाइज होती रहेगी। कुछ चीज़ों में ना टैक्स वालों के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, वो बदलते नहीं। मिसाल के तौर पे टैक्स वाले हमेशा ही ग्रेचुटी को तब माइनस करने देते हैं जब पे हो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। टैक्स वाले कभी भी राइट ऑफ यूज को और लीज लाइबिलिटी को नहीं मानते, वो हमेशा रेंट को खर्चे के तौर पे माइनस करने देते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। लेकिन टैक्स वाले एसेट को 5% डेप्रिशिएट करें या 12% डेप्रिशिएट करें, वो टैक्स वालों की मर्जी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये सवाल दे दिया करेगा। तो बोरोइंग कॉस्ट में भी हार्ड एंड फास्ट रूल है, सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो, हम हमेशा एज्यूम किया करेंगे कि अकाउंटिंग वाले तो कैपिटलाइज करेंगे इंटरेस्ट को, लेकिन टैक्स वाले हमेशा इंटरेस्ट को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। लेकिन IS 38 में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं, कि टैक्स वाले रिसर्च के बारे में ये चाहते हैं, डेवलपमेंट के बारे में ये चाहते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके लिए पहले अकाउंटिंग आनी जरूरी है। अकाउंटिंग हमने पढ़ ली हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम वसूख से कह सकते हैं कि ये वाली डेवलपमेंट क्यों कैपिटलाइज हुई है, अकाउंटेंट ने की है इसलिए कि शायद ये कौन सी वाली डेवलपमेंट चल रही हो, अच्छी वाली। तो अकाउंटिंग वालों ने इसको बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। टैक्स वाले चाह रहे हैं कि इस पे रिलीफ ले लो फौरन, इस पे रिलीफ ले लो, जैसे ही इसको करो। रिलीफ का मतलब भी मैं बताऊंगा, खर्चे के तौर पे माइनस करें। असल में रिलीफ होता है छूट, खर्चों में छूट मिलती है
डिडक्शन अलाउ होके और इनकम्स में छूट मिलती है एग्जेम्प्ट होके। आज मैं आपको बताऊंगा छूट का मतलब होता है खर्चे के लिए कि फॉरन माइनस कर लो। अब अकाउंटिंग वाले इसको क्या कर रहे हैं कैपी, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं ये तो वही बात हो गई, मिलती जुलती बात होगी। लकीली कि इनटेंजिबल्स 5 रुपए को अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज किए और टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, इस 5 रुपए को क्या कर दो। ओ लकीली वही 100% कॉन्सेप्ट सिमिलर हो गया जैसे हमने बोरिंग कॉस्ट का पढ़ा था। इंटरेस्ट को भी उन्होंने एसेट में डाला हुआ था अकाउंटिंग वालों ने, टैक्स वालों ने उठा के कहां डलवा दिया, खर्चे में। और ये जो अच्छी वाली डेवलपमेंट हो रही थी इसको हमने किस में डाला हुआ था, टैक्स वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, इसको फॉरेन रिलीफ ले लो। रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ है ये 5 जैसे ही माइनस होगा फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट कम होंगे, आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिलीफ है, फॉरेन रिलीफ ले लो। ये जरूरी नहीं हर दफा ऐसा ही हो IAS 38 में, लेकिन आज लकीली ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल लकीली कॉन्सेप्ट सेम हो गया है, तो समझाना भी आसान हो गया। अकाउंटिंग वालों ने 5 रुपए को कहां डाला। नाउ व्हाट इज दिस 5? दिस 5 इज द सैलरी पेड टू साइंटिस्ट्स इन लैब हु आर डूइंग गुड डेवलपमेंट। हो सकता है हमने रिसर्च करने की जरूरत ही ना पड़ी हो सकता है हमने बुरी वाली डेवलपमेंट की जरूरत ही ना पड़ी हो, हमने डायरेक्ट अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू की हो, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो हमने डायरेक्ट अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू की और एकदम इसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में शो करें, क्योंकि ऐसा ऐसा इससे क्या क्रिएट होगा थोड़े देर बाद, इनटेंजिबल। ये इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस है या बन गया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, हैज बीन कैपिटलाइज्ड, अभी हुआ है कैपिटलाइज, फिर कभी अमोर्टाइज भी होना शुरू होगा जब मुकम्मल हो जाएगा। टैक्स वालों ने कहा यार साइंसदानों को तनख्वाह दिए सुना तुम लोगों ने। हमने कहा हाँ बड़ी जबरदस्त चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक दिन 1-1.5 साल में हमारी फार्मूला, हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। कहे जाने दो यार, कहाँ की बातें करते हो, बस छोड़ो परे, पूरे 5 को फौरन किस में डाल लो। ये इसी तरह की बात है कि जैसे मैं कोई प्लांट खरीदूं 5 मिलियन में और मैं उसको कैपिटलाइज कर दूं और टैक्स वाले कहें जान दो ये प्लांट है, ये प्लांटी है, ये प्लांटी है, डालो इसको खर्चों में। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ये। तो टैक्स वालों ने इसको जबरदस्ती कहाँ डलवा दिया, लेकिन हम कहां डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरिंग अमाउंट नजर आएगी हमें इसकी। बाकी तो सवाल खत्म हो गया। ओ डिविडेंड के लिए टैक्स रेट 20% है और इंटरेस्ट के लिए टैक्स रेट और बाकी इनकम्स के लिए टैक्स रेट। अभी 3 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। ये वाली एडजस्टमेंट मुझे 18 जैसी लग रही है, नहीं 19 जैसी, 19, 18 में तो एग्जाम थी ना, ये मुझे 19 जैसी लग रही है और ये वाली एडजस्टमेंट क्वेश्चन 20 जैसी लग रही है। तो अभी जो हमने सवाल किए थे ये बिल्कुल उसी तरह की एडजस्टमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, कुछ भी नहीं रह गया अब, बस सब इन चीज़ों को शो करना है। शुरू करेंगे। वर्किंग 1 खोल लें, करंट टैक्स की वर्किंग, और कुछ भी नहीं रह गया ना। एक पीपी की एडजस्टमेंट है। व्हाट इज IAS 12? IAS 12 ये होता है कि हमें सारे स्टैंडर्ड थोड़े थोड़े आने चाहिए और सारे स्टैंडर्ड्स में जो अकाउंटिंग है उनकी आनी चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग जिसको आती है वो कैरिंग अमाउंट फौरन निकाल लेता है चीज़ों की। मसला क्या होता है टैक्स बेस निकालने का, और करंट टैक्स में जो अकाउंटिंग वाले करते हैं आमतौर पर उसे हम उल्टाते हैं और जो टैक्स वाले चाहते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो IAS 12 कोई अपनी जात में अलग स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो हर स्टैंडर्ड के टैक्स इंपैक्ट को बीच में डलवाता है। तो थोड़ा सा इसने IAS 16 की डिस्कशन कर दी, थोड़ा सा इसने डिफरेंट रेट वाली चीज़ों की डिस्कशन कर दी, थोड़ा सा इसने IAS 23 की डिस्कशन कर दी, थोड़ा सा इसने IAS 38 की डिस्कशन कर दी। लेकिन हमें अगर ये वाले स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई मसला नहीं। हाँ, टैक्स वालों के लिए लाइन हमेशा अलग से लिखी होती है, एज्यूम दैट बोरोइंग कॉस्ट इज द टैक्स रेट इज, इस तरह टैक्स वाले लाल क्या चाह रहे हैं वो सवाल बताते हैं। मैं अगर आपको खुल के बात करूं ना तो लाल की चीजें अलग अलग अवेलेबल होती हैं कि अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से इतना ज्यादा है। ये लाल के बारे में बताया हुआ है, ये वाली लाइन इतनी सी, ये टैक्स डिडक्शन प्लस लाल के लिए है। ये जो रेट है ये लाल में दिए हुए हैं, ये जो आखिरी लाइन है इसमें 0.5 में ये लाल की वजह से है, और ये जो 0.6 में भी आखिरी लाइन है ये किसकी वजह से है, लाल की वजह से। तो लाल बताता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इससे तवार से IAS 12 आसान है कि उसने बताया होता है। बुक चेंज करें, बुक नहीं लें,
अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 बताएं जी। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर कुछ चीजें क्या करेंगे ऐड, और कुछ चीजें लेस, और आ जाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। फिर इस पे क्या निकालेंगे टैक्स। लेकिन आज और भी लाइनें ऐड होंगी जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम्स, या फाइनल टैक्स रिजीम का कोई लफ्ज नहीं है हमारे सिलेबस में, ये भी सुन लें। बट टैक्स ऑन सेपरेट रेट वालियों को इधर हम ऐड करेंगे। ओके जी। हाँ, पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में नहीं बताया हुआ था कि टैक्स वालों की नजर में बेचने के साल में डेप्रिशिएट करना है या नहीं करना। अगर सवाल साइलेंट हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि टैक्स वाले भी बेचने के साल में डेप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था आपका। अच्छा जी, ये बात हल्की सी कल मैंने की भी थी। अच्छा, ये थोड़ा सा अब उसने टफ टाइम देने की कोशिश की है, देखें जरा। ऑन 1 जनवरी 2018 अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 50 ज्यादा थी, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से 15 ज्यादा थी। ये जरा थोड़ी सी ना आज मजे की वर्किंग बनेगी। वर्किंग नंबर 2, पीपी किन के मुताबिक, IFRS के मुताबिक, और पीपी किन के मुताबिक, टैक्स वालों के मुताबिक। कितनी है फिगर 1, कितनी ज्यादा है बीवी 50। कहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं। अच्छा चलें, मैं यहां डाल के देखता हूं, फिक्रा पढ़े सही बने। मैं यहां डाल के देखता हूं, फिक्रा पढ़े, बाद में नोट कीजिएगा, फिक्रा पढ़े। फिक्रा क्या है, फिक्रा बताओ मुझे। ऑन 1 जनवरी 18, आगे पढ़े। अकाउंटिंग बीवी ऑफ ओन्ड एसेट एक्सीड द टैक्स बीवी बाय, अब लग रहे हैं आपको, लग रहा है आपको। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से ये चलेगा, गुजारा चलेगा, कोई मसला नहीं। इसको शायद आपने 0 एज्यूम किए, फिर उसमें 50 ऐड कर दिए तो वो ज्यादा हो गई है। अभी सबर, अभी सबर, अभी अभी सबर। अच्छा, डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है टैक्स वालों की, कितनी है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस 15 को कहां डालने हैं? यहां डालने हैं या यहां डालने हैं? फिक्रा पढ़े, टैक्स वालों की डेप्शन ज्यादा है या अकाउंटिंग वालों की? टैक्स वालों की डेप्शन ज्यादा है, यानी अगर उधर 1 है तो इधर 16 है। हाँ, अगर उधर 2 है तो इधर बस 15 ज्यादा है। उधर कितनी है ये नहीं बताया सवाल ने, और वो 50 ज्यादा, इधर कितनी है ये नहीं बताया। इस डेटे की बेस पर हमारा कैरी डाउन नेगेटिव आ जाएगा और हमारे से सवाल संभाला नहीं जाएगा। इसका कैरी डाउन तो 50 आ जाएगा क्योंकि ये डिडक्शन 0 एज्यूम कर लिया हमने, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कैरी डाउन नेगेटिव आ जाएगा और हमारे से सवाल संभाला नहीं जाएगा। सवाल के डेटे में मसला नहीं मैं कह रहा, सवाल ने हकीकत बताई है, लेकिन सवाल ने कुछ फिगर्स को हिडन रखा है। सवाल ने कुछ फिगर्स को, ये सब छोड़ देना जरा, ये तो इंपॉर्टेंट बात थी जरा आज जो हो रही है भाई। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोग पता नहीं ISTL को क्या समझ रहे हैं। अब किसी सीनियर से पूछने जाके, अगर साथ में इसलिए इस तरह की बातें नहीं करता होता, बच्चे समझने लगते हो पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड शुरू करा दिया इस तरह की। लेकिन अब करनी पड़ती हैं इस तरह की बातें, फिर शुरू में ही आप लोगों को बता दें, बाद में लोग कहते हैं कि पहले बता देते कि साथ साथ करना था ISTL। तो अब फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, पर उनको अब सीनियर से पूछेंगे वो तो हर स्टैंडर्ड को उठा के डरा देंगे। ओए लीज पढ़े हो, अच्छा लीज लीज वो तो अच्छा अच्छा FAR 2 पकड़ लिए, उठा लिए FAR 2, सोच के उठाए। आप कहते नहीं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं, उनसे तो ना पूछा पूछा करें, आप अपना पढ़ें, इंशाल्लाह चीजें समझ आ रही हैं तो ठीक है, बस पास हो रहे हैं, कई सालों से लोग पास हो रहे हैं पढ़ के। अच्छा, हम भी हो गए थे तो आप लोगों ने तो अब मुझे ये बताएं कि इस डेटे की बेस पर अगर मैं चलूं आगे तो जवाब क्या आ जाएगा? नेगेटिव।
इस डेटे में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, अभी तक इस डेटे में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, कोई मसला नहीं। ये एज इट इज मैंने सवाल से उठाया है, एज इट इज सवाल से उठाया है। पहली चीज सवाल वाले ने क्या बताई थी? अकाउंटिंग वालों की की हो गया बीवी, अकाउंटिंग वालों की बीवी कर, अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 50 क्या है? ज्यादा है। और टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन से। अब मेरे ख्याल से हम ब्रॉड डाउन में कोई अजम्पशन लिया करेंगे ताकि जवाब कैरी डाउन पॉजिटिव आ जाए। ब्रॉड डाउन में कुछ ऐसा डाल दें, ब्रॉड डाउन में कुछ ऐसा डाल दें कि कैरी डाउन पॉजिटिव आ जाएं। क्या डालना पसंद करेंगे ब्रॉड डाउन में? ब्रॉड डाउन में अगर मैं 30 रुपए डाल दूं दोनों जगह, ऐसी बात कर रहा हूं, इधर भी 30 डाल दूं, बराबर अमाउंट डालने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। इधर भी 30 डाल दूं और इधर भी 30 लाके छोड़ूं, काश 30 होता, कोई टेक्नोलॉजी होती है सिर्फ लाके छोड़ते। इधर भी 30 डाल दूं और इधर भी 30 डाल दूं, तो वो 50 हो जाएगा और ये वो 80 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो अगेन वो वाला बात तो गलत नहीं होगी ना कि ये 50 ज्यादा है, लेकिन जब इस 30 में से 15 माइनस करूंगा तो अल्लाह का शुक्र है जवाब पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स के कैरी डाउन इधर आते हैं। अब आपकी मर्जी है, पेपर में जो मर्जी कीजिएगा, 30 एज्यूम करें, जो आप लोग 100 एज्यूम करें 100 कर लें। छोटा सा यहां लाके लिखिएगा ब्रॉड डाउन के नीचे पेपर में एज्यूम, क्योंकि कम से कम इतना एज्यूम करने के ये जब माइनस करूं फिगर तो यहां जवाब, लेकिन अब 100 फिर इधर नहीं डालना पड़ेगा, फिर 100 यहां एज्यूम करना पड़ेगा और 50 को अंदर लाके 100 के नीचे लिखना पड़ेगा वर्किंग 3, क्योंकि एग्जामिनर ने भी देख रहा नहीं 100 कितना आया, पेमेंट 50 देता सी, तो उसको बताएं मैंने वर्किंग 3 में एज्यूम किया। वो बेगम से फॉर्म, बेगम चश्मा लेके आओ, सरताज फिर भी फर्क नहीं पहना तीनों, बेगम थी जरा, उसने कर दी। अब डेप्रिसिएशनों में थोड़ा थोड़ा डाल लें या वो गुजारा चला लें, खैर है। अजम्पशन नहीं ना डालें ना, अवॉइड करें, ज्यादा अजम्पशंस अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें अजम्पशंस। डेप्रिसिएशनों में कुछ डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी भी मेरे वो 2 फिक्रे सही हैं या अभी भी गलत हो गए हैं? 2 फिक्रे जरा पढ़ लेते हैं। साल के शुरू में अकाउंटिंग वालों की बीवी ज्यादा थी टैक्स वालों की बीवी से 50, हाँ ज्यादा है। दूसरा फिक्रा, इस साल टैक्स वालों ने डेप्रिशिएट किया जो कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से 15 ज्यादा है। दोनों फिक्रे अभी तक ठीक है हमारे, लेकिन हमने इन फिक्रों को ऐसे सेट किया कि हमारी बीवीज क्या आ जाएं पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव बीवी कभी नहीं सुनी, तो बीवी जमीन के ऊपर ही होती है, पॉजिटिव। कैरी डाउन 150, कैरी डाउन 85। अजम्पशन ले लिया करेंगे हम। लिखें अजम्पशन ऐसे लेनी है जिससे कैरी डाउन्स पॉजिटिव आ जाएं। एसेट का कभी नहीं ओवरड्रॉन होता, एसेट ओवरड्रॉन हुआ है तो एसेट है क्या है, जग में से कितना पानी निकलेगा? जितना है। तो इसलिए एसेट ओवरड्रॉन नहीं हो सकता जिंदगी में। ये ना कि आप कभी कहते थे बाकी अकाउंट तो ओवरड्रॉन हो जाता है, बैंक ओवरड्रॉन हो जाता है, कैश भी कभी ओवरड्रॉन नहीं होता कि कैश दराज में चलते चलते जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया कैश, शुगर है कैश। हाँ, बैंक ओवरड्रॉन हो जाता है। हर अकाउंट में जरूरी नहीं कि ऑपोजिट बैलेंस भी हो उसका। ओके, चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, पापा आ बबलू जा। अच्छा, एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, अब आपने मुझे बताना है assumptions की जरूरत है या नहीं। आपने नोट नहीं करना, आपने बस समझना है। अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 70 ज्यादा है, सही है? सही है।
और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन से 6 रुपए ज्यादा है। सही है? देयर इज नो नीड ऑफ एनी assumption, कोई assumption की जरूरत नहीं, बस कोई नहीं, ये इधर जीरो लिख लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब कैरी डाउन्स दोनों के निकाल के देखें पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, फिक्रा हमारा सही रहा है। अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 70 और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन से 6 ज्यादा है। अब जरा कैरी डाउन्स निकाल के देखें। कैरी डाउन, हाँ बीवी जीरो हो सकती है, यानी है ही नहीं, यानी नेगेटिव बीवी नहीं सुना था कभी। तो बीवी या है या नहीं है, भाई ये दो ही ऑप्शन है, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। तो इट मींस कि इस सवाल में डाटा ऐसा मैंने आपको दिया था कि इसमें assumption लेने की जरूरत, तो ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी है कि assumption को अवॉइड करना है, assumption को अवॉइड करना है। लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि टैक्स वालों की बीवी तो माशाल्लाह 40 किलो मोटी हो गई है अकाउंटिंग वालों की बीवी से, और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 1 रुपए ज्यादा है टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन से, अब क्या करना पड़ेगा? assumption लेनी पड़ेगी। 2-2 रुपए डाल दें दोनों जगह, 2-2 रुपए डाल दें दोनों जगह, इधर 42 कर दें और इधर 2 रुपए कर दें, मेरे ख्याल से गुजारा चल जाएगा। 2 - 1 उधर हो जाएगा और इधर 42 - 0 हो जाएगा। तो assumption मजबूरी में लेनी है, वरना assumption नहीं लेनी। चलें जी, हमारे सवाल की तरफ वापस आ जाएं। अच्छा माय डियर, अकाउंटिंग वालों के डेप्शन उल्टा दें, सॉरी अकाउंटिंग वालों के डेप्शन उल्टा दें और टैक्स वालों के डेप्शन माइनस कर दें। और माय डियर मुझे कैरिंग अमाउंट्स भी बता दें, कैरिंग अमाउंट बता दें 150 और टैक्स बेस। चलें जल्दी से नोट करके इसके नंबर लें। अकाउंटिंग वालों के डेप्शन उल्टाएं, कितनी है? 0। टैक्स वालों के डेप्शन माइनस करें 15। वैसे कोई जरूरत नहीं कि अकाउंटिंग वालों के डेप्शन आप उल्टाएं, कोई 0 लिखने के मार्क्स नहीं होंगे। शो भी नहीं करना, शो सड़क पर खड़े होकर करें शो। अच्छा, टैक्स डेप्शन माइनस कर दें। आगे वर्किंग कौन सी होती है वो पता नहीं, अल्लाह आपका भला करे। वर्किंग नंबर 4 होती है। क्या क्या नाम होता है उसका? डेफर टैक्स स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 18। पापा आ बबलू जा जी। कैरिंग अमाउंट 150, लेकिन लिखिएगा जरूर वर्किंग 2 से आया। वह उसको सो नहीं पता चलना कहां से आया, मुझे सो जाने, वो आपका सफा आने चेक करने के लिए उसने 100 देने के कहां से आए, मैं सो रहा हूं, उठ के पेपर चेक करूंगा। कैरी डाउन 150 और कैरी डाउन 85। डन डन डन। आगे चलें। क्या करें, क्या करें इंटरेस्ट का? भाई क्या करें 10 मिलियन का, बोले ना क्या करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं माइनस कर दें। अच्छा चलिए, वैसे मुझे बताएं, माइनस चले कर दिया, आपके कहने पे कर दिया, आपकी बातों में कोई आ गया, ठीक है आपकी बातों में आ गए, हम माइनस कर दिया 10 मिलियन का इंटरेस्ट। जब 10 मिलियन का इंटरेस्ट माइनस करके आप नीचे आके दोबारा टैक्स लगाएंगे तो इंटरेस्ट पे कितना लगाएंगे? तो वैसे भी कौन सा लगना था? तो यू कैन सिंपली इग्नोर, ये कोई टैक्स की क्लास नहीं है कि शो करना जरूरी है और ये और वो है, बस यू कैन सिंपली इग्नोर दिस। इट इज लाइक क्वेश्चन नंबर 20 ऑन पेज नंबर 212। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, सिंपली लिख दें, लिखें इंटरेस्ट को माइनस करके अलग रेट लगाने की जरूरत नहीं। भैया लिखा करें ना, फिर क्लास के बाद आके पूछते हैं, उधर में मिलता नहीं।
इंटरेस्ट को माइनस करके अलग रेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे भी 30 ही लगना है। इंटरेस्ट को माइनस करके अलग रेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे भी 30 ही लगना है। हो गया? अच्छा, तो जस्ट इग्नोर दिस 10 इन पेपर। नहीं सो 10 पे 30% दीने वो पड़ा रहेगा तो मिल जाए, दे देंगे उस पर। अच्छा, डिविडेंड इनकम अगर 6 पीबीटी में पड़ी रही तो एंड पे इस पे कौन सा रेट लग जाएगा? 30। लेकिन मैं 6 पे कितना लगाना चाहता हूं? आप कम से कम इतना तो एग्री करते हैं ना मेरे से कि 125 में से जो 10 है उसकी मुझे टेंशन नहीं है, तो 125 में से जो 6 है उसकी टेंशन है। 125 में से 6 की टेंशन है। 6 को फिलहाल निकाल दें, निकाल के नीचे पीछे साथ ही कर भी दीजिएगा, उसमें क्या मसला है, निकाल के साथ ही कर दें। लेस डिविडेंड सेपरेट रेट, सेपरेट रेट है, टैक्स के लफ्ज था ना, बोला सेपरेट ब्लॉक, पता नहीं कहां से लफ्ज निकाला है, अकाउंटिंग की क्लास में बैठे हैं। सेपरेट रेट, इस पे कौन सा रेट लग रहा है? सेपरेट रेट। बोले साथ ही ले आए नीचे, साथ ही ले आए नीचे ताकि आपको याद रहे। ये वाला टैक्स तो कोई और है ना, ये तो इस पे लग रहा है ना 30%। डिविडेंड पे टैक्स लगा दें शक नीचे लाके, टैक्स ऑन, अगर भूलने का खतरा है तो टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। डिविडेंड पे तो काफी कम रेट है ना, टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, डिविडेंड है कितना? 6, 6 दो बार 12, 1.2। दिवी को क्यों निकाला? दिवी को, डिविडेंड को, क्योंकि उस पे कौन सा रेट है? सेपरेट रेट। समीर भाई इसको 24 पे कर दे, हमें तो इधर गर्मी लागे। चलें आगे, पर के लुट मचा दें। पॉइंट नंबर 5, अच्छा माय डियर, बोरोइंग कॉस्ट है 2 मिलियन की, बोरोइंग कॉस्ट है वॉज कैपिटलाइज, जिस पे कोई एतराज तो नहीं आपको? बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे। तो मुझे ये बताएं कि हमारी CWIP जो बिल्डिंग है उसमें कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है? अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री की होगी? इसके भी मैंने आपको 3 एंट्रीज बताई थी, उसमें दूसरी एंट्री बताएं, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट या CWIP डेबिट कैश क्रेडिट? ये तो अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज किया हुआ है, आपने दोबारा कैपिटलाइज नहीं करना, यानी आपने उनको कैपिटलाइज किया हुआ शो कर दिया है, हाँ ठीक है, अच्छा कैपिटलाइज किया हुआ है, तो अकाउंटिंग वालों ने तो इसको बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। आपको पता ना ये बैलेंस शीट टाइप चीजें हैं और ये P&L टाइप चीजें हैं। बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर टैक्स रूल्स, टैक्स वाले इसको कहां माइनस करने दे रहे हैं? खर्चे में। क्या मैं 2 को इधर लिखूं या फिर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा? फिर ये नहीं, अगर इधर लिख दिया तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, हालांकि टैक्स वाले इसको बैलेंस शीट में लेके, टैक्स वाले इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं या इंटरेस्ट को एक्सपेंस में डालना चाह रहे हैं? टैक्स वाले शायद IAS 23 को नहीं मानते। IAS 23 कहता था इंटरेस्ट को, बैंक चार्जेस को कैपिटलाइज कर दो, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट को कहां डालो? एक्सपेंस में। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट को कहां डालो? एक्सपेंस में। असल में टैक्स वाले ना इतने कोई लंबे चौड़े
चक्रों में पड़ते नहीं हैं, वो कह देते हैं इंटरेस्ट को स्ट्रेट अवे उठा के कहाँ डाल दो, एक्सपेंस में। ये जिन्होंने लास्ट सेशन में टैक्स पढ़ा है, हमने वाज़े तौर पे बिजनेस के चैप्टर में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टैक्स रूल्स आपको याद होने चाहिए, लेकिन हमने वाज़े तौर पे बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 28 में पढ़ा था कि a deduction shall be allowed for a tax year for interest on loan paid by person if the loan is used in business। तो टैक्स वाले याद रखिएगा, इंटरेस्ट को हमेशा खर्चे में डालने देते हैं। ये जिन्होंने हमारे से पढ़ा हुआ है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुख्तलिफ जगहों से आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 28 किसी ने आईकेप की किताब से पढ़ा होगा, किसी ने कहीं पढ़ा होगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स वाले असल में इन चक्रों में पढ़ते ही नहीं कि इंटरेस्ट का करना क्या है। टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट को किस में डाल दो, एक्सपेंस में डाल दो, बस। अब मैं क्यों नहीं बैलेंस शीट में शो कर पा रहा इस दो को, क्योंकि टैक्स वाले किस में डलवाना चाह रहे हैं। तो फिर यहां क्या लिख दूं, जीरो, और यहां इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट। टैक्स वाले बोले द इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन एज पर टैक्स रूल्स, हाउएवर अकाउंटेंट्स हैव केप्ट एज पर IAS 23। लेकिन ये तो एक परमानेंट डिफरेंस हो गया ना, अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं हमने एसेट में डालना है, टैक्स वाले कह रहे हैं हमने एक्सपेंस में डालना है। ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है? ये बिल्डिंग कभी ना कभी CWIP से किस में शिफ्ट होगी, PPE में, और PPE में शिफ्ट होने के बाद डेप्री, तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में डेप्रिशिएट कर देंगे। टैक्स वाले फिलहाल क्या कर रहे हैं, फौरन खर्चे में। और इसको ही टैक्स रिलीफ भी कह सकते हैं आप। ये टैक्स रिलीफ है, टैक्स वालों ने बहुत बड़ी छूट दे दी है। हम एक चीज को बैलेंस शीट में डाल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको फौरन किस में डाल दो, खर्चे में डाल दो। तो ये रिलीफ मिल नहीं गया, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गए, फौरन आपका टैक्स कम हो जाना है। ओके, ओके, पॉइंट नंबर 6, IAS 38 बार बार रिवाइज करें ना। रिसर्च, अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं लैब में, तो फॉर्मूला कोई बना रहे हैं किसी चीज़ का, मिसाल के तौर पे आपने कोई हेलमेट बना रहे हैं जो कि AC वाला हो, एयर कंडीशनर वाला हेलमेट, पीछे से पाइप निकली होगी इंशाल्लाह, वो जो पानी निकल रहा होता है AC से, वो दुम के तौर पे आपसे लटकी होगी जगह जगह। तो वो अगर आप AC बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि कूलिंग सिस्टम अंदर कैसे हो, कि सेल शेल इंट्रोड्यूस, अभी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो सेल शेल इंट्रोड्यूस होंगे उसके अंदर और सब कुछ। अब वो सारा मैकेनिज्म बनाने में लोगों को टाइम लगेगा, अभी तक शायद पता नहीं बना नहीं। तो अगर आप उस पर काम शुरू कर दें तो थोड़ा सा लैब में आपको क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च, फिर उसके बाद क्या करनी पड़ेगी, मे बी बुरी वाली डेवलपमेंट, और उसके बाद अच्छी। लेकिन हो सकता है आप डायरेक्ट ही क्या शुरू कर दें। 2018 में 5 मिलियन हमने कैपिटलाइज किया है एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सी डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती है? तो कैपिटलाइज का मतलब है ये कौन सी डेवलपमेंट थी, अच्छी वाली। तो जब उन्होंने कैपिटलाइज कर दी है तो ये अच्छी वाली थी। तो इसको आप लिख सकते हैं CWIP या वर्क इन प्रोग्रेस इनटेंजेबल, क्योंकि इसकी भी लाइफ नहीं दी हुई। इनटेंजेबल वर्क इन प्रोग्रेस, maybe it is a formula, maybe it is a design, maybe it is a software, कुछ भी बन रहा है हमारी लैब में। बताएं साइंसदानों को कितनी तनख्वाह दी, और वो अच्छे पीरियड में दी, जबरदस्त पीरियड में दी,
5 मिलियन। टैक्स वाले भी हो सकते हैं इसको कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। देख लेते हैं टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, आगे हमें तो नहीं पता। टैक्स वाले जो चाह रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं पता ना, वो तो IAS 38 के बारे में टैक्स वाले जो भी कह दें वो लाल ही बताएगा। आप बता दें जी लाल क्या कह रहा है। assume that टैक्स रिलीफ। अच्छा भाई ये बात याद रखिएगा कि टैक्स वालों की नजर में जिन्होंने हमारे से पढ़ा था पहले, हमने बिजनेस के चैप्टर के पहले दिन ये पढ़ाया था, टैक्स वालों की नजर में इनकम टैक्सेबल होती है या माफ होती है। जो इस दफा पढ़े हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हमने माफ की हुई है, और डिडक्शन या तो माइनस करने की इजाजत होती है या माइनस करने की इजाजत नहीं होती। इन दोनों में टैक्स रिलीफ कौन से हैं? ये और ये दोनों क्या हैं? टैक्स रिलीफ। तो सोच के बताएं कैसे टैक्स वालों की नजर में ये कैसे छूट है। अगर एक इनकम हमने कमाई तो अगर वो टैक्स लगा देंगे ये तो अफसोस की बात है हमारे लिए, और अगर टैक्स उस पर माफ कर देंगे, जैसे एक सवाल कल हमने किया था, कैपिटल गेन इनकम माफ थी, तो वो तो बड़ी रिलीफ मिल गई थी हमें, तो हमने तो रिलैक्स हो गए थे। लेकिन अगर खर्चों के बारे में बात करें, वो पैसे आ रहे हैं ये जा रहे हैं, खर्चे अगर वो माइनस करने दें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये दोनों बातें ना, ये इनकम, टैक्सेबल, एग्जाम, डिडक्शन, अलाउड, नॉट अलाउड, ये अल्फाज कभी भी आपकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में टीचर ने इस्तेमाल नहीं किए थे। ये अल्फाज बोलते ही टैक्स वाले हैं। अकाउंटिंग वाले टीचर कभी नहीं कहते एक्सपेंसेस को डिडक्ट करो, वो कहते हैं लेस कर दो, क्योंकि उनको भी पता है आने वाले दिनों में उन्होंने टैक्स पढ़ना है, तो डिडक्शन का लफ्ज सिर्फ टैक्स वाले यूज करते हैं। टैक्सेबल, एग्जाम, अलाउड, नॉट अलाउड, अकाउंटिंग के टीचर ये नहीं कहते थे भाई आपने सैलरी की, सैलरी पे किया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी अलाउड है। अलाउड की कौन अलाउ कर रहा है? कोई जिंदगी में नहीं। अलाउ टैक्स वाले करते हैं। अलाउ करने वाली को अथॉरिटी होनी चाहिए और टैक्स लगाने वाली भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो असल में इन चारों अल्फाज के ऊपर एक अथॉरिटी है FBR, जो इनकम्स को टैक्सेबल कर रही है या एग्जाम कर रही है, खर्चों को अलाउड कर रही है या नॉट अलाउड कर रही है। और याद रखिएगा ये चारों अल्फाज जब भी कभी आप जिंदगी में देखें तो ये चिट्ठी के मुताबिक अल्फाज नहीं होते, ये अल्फाज होते हैं लाल के मुताबिक। चिट्ठी वाले कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोलते। मैं कर देता हूं नोट। अल्लाह ऐसे बच्चे भेज दे जो हाँ, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल अभी शुरू हुए हैं ना, अभी तो हमने 3-4 सवाल किए हैं, अभी तो मिजाज बनना शुरू होगा आपका। अच्छा इसका सादा सा जवाब आज सुन लें, जहां कहीं रूल नीचे लिखा हुआ है तो वो रूल लगाने, वरना हार्ड एंड फास्ट रूल तो हमें पता ही है, वो हम हर सवाल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जहां रूल नीचे लिखा हुआ है वहां पढ़ लें, जहां रूल नहीं नीचे लिखा हुआ तो वहां जो जिस तरह सर ने क्लास में कराया था सवाल वो उसी तरह है बस। जैसे ग्रेचुटी के साथ बार बार नहीं लिखा होगा कि ग्रेचुटी जब पे करेंगे तब माइनस करने की इजाजत है, नहीं लिखा होगा कहीं भी, वो आप जिस तरह मैंने क्लास में कराया था उसी तरह किया करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ कभी नहीं लिखा होगा, मुझे नहीं याद पड़ता कभी लिखा हुआ ICAP ने कि एक्चुअल बैड डेट्स आर अलाउड एज डिडक्शन, वो जब जिस तरह मैंने क्लास में कराया उसी तरह किया करेंगे। तो जहां नीचे रूल लिखा होगा टैक्स वालों का उसको फॉलो किया करेंगे, जहां रूल नहीं लिखा होगा वहां जिस तरह क्लास में हमने किया था वो किया करेंगे, बस ये सा हल है इस बात को। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने दिए साइंसदानों को तनख्वाह, जो मैंने साइंसदानों को तनख्वाह दी है वो 5 मिलियन दी है, वो फैक्ट्री के लैब के अंदर एक ऐसी फेज चल रही थी जिसमें वो
फॉर्मूला या डिजाइन डेवलप कर रहे थे और IS 38 ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। IS 38 ने का कमाल कर दिया तुम लोगों ने, ऐसा हेलमेट निकालने लगे हो जिसके अंदर से जिसमें एयर कंडीशनर होता है। वी रियली अप्रिशिएट दिस एंड इसको कैपिटलाइज करें, ये तो बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है आपकी, इसको कैपिटलाइज करें। बट टैक्स वालों ने कहा नो नो सॉरी, हमारे अपने रूल है, हमारी अपनी दुनिया है। जरा फिक्रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। एज्यूम दैट, इस फिक्रे का कोई ताल्लुक, इस फिक्रे का कोई ताल्लुक, इस तरह ना लोगों को बैठो तू चाचे खान लगे हैं, बैठो उठो, ये क्या तरीका होता है, आराम से आए भाई बैठे, रिस्पेक्ट दिया करें। तो इस फिक्रे, नीचे वाले फिक्रे का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने IS 38 पढ़ा हुआ या नहीं अपनी जिंदगी में, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस फिक्रा पढ़ के बताएं। टैक्स वाले इस 5 मिलियन के बारे में क्या करें, एज्यूम करें। अच्छा, एक्सपेंस के लिए टैक्स रिलीफ क्या होता है? एक्सपेंस के लिए टैक्स रिलीफ क्या होता है? एक्सपेंस के लिए टैक्स रिलीफ अलाउड है, यह खर्चा माइनस करने की जाता है। एज्यूम दैट रिलीफ ऑन एक्सपेंडिचर इज टेकन इन फुल, पूरा 5 माइनस कर लें जैसे ही इनकर करें। इनकर तो हो गया हमारे साल, इसको पूरा माइनस कर लें। इनकर मींस उनको पे कर रहे हैं, तो इनकर तो हो गया हमारे साल, पूरा माइनस कर लें 5। आप 5 को टैक्स वाले बैलेंस शीट में शो करना चाह रहे हैं या फुल माइनस करना चाह रहे हैं? चल चलिए, इतने फिर कुछ नहीं रह जाएगा, ये जगह कली हो जाएगी, मर जाएंगे मरंदे। इस 5 को ले जाए, रिलीफ दे दें। इसका नाम जो मर्जी लिख लें, डेवलपमेंट अलाउड एज डिडक्शन, जो मर्जी नाम लिख लें, डेवलपमेंट डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगी है। चलें, ये सवाल तो छेती मुक गया, आज टोटल्स करा दें। आज नोट बड़ा मजे का बनेगा, ये 20% फटा डालेगा बस, फिर मैं आपसे पूछूंगा नोट की रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं करेगी, ये 20% फटा डालेगा, बस हल्का सा फटा डालेगा। पास का तजर्बा 30% बच्चे खुद भी रिकॉन्सिलेशन बना लेते होते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी छोड़ें इसको नॉर्मल। ऐड में वो कुछ नहीं है, तो सवाल दोबारा कर लो, फिर 2-2 दफा लिख दो चीजें। सर ये जगह खाली छोड़ के आएंगे? नहीं, यहां 0 काटा खेल के आएंगे, 0 खुद डाल देंगे, काटा तू डाल दी। सर हम ऐड के लिए कितनी जगह छोड़ा करें? 3 शीटें छोड़ दिया करें ऐड के लिए, तो चौथे सफे से लेस लिख लिया करें। एडलेस तो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। टैक्स है 30% लगाया हूं 97, 29 शहबाज शरीफ को तो 30.3 देके फारग करें ना। बाकी हमारी जो डिस्टॉर्शन आ रही है उससे फिर रिमूव कर लेते हैं। आपको पता है अब डिस्टॉर्शन एक आती है, डिस्टॉर्शन की वजह भी जरा बता देता हूं। हमारी अभी डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जानी है बहुत ज्यादा। हमने कमाया कितने हैं? रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनती थी 125, कितने % रेट? ऐसे ही पूछ रहा हूं, 37 किसी को पहली क्लास अगर याद हो तो मैंने पहली क्लास में ये कहा था, पहली क्लास में फिक्रें बड़ी आसान सी था ना, 1 लाख जरा 30%, 30,000 इधर। अब मैं ये करवा रहा हूं, क्या करने लगे भाई? मैं ये पूछ रहा हूं कि IS 12 पहले दिन क्या लॉजिक बताई थी? IS 12 ने एक मसला खड़ा किया था कि हमारा टैक्स बनता है 37 और गवर्नमेंट को पे करके आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? इस मैचिंग को, इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करना है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स रिमूव द डिस्टॉर्शन। पहले डिस्टॉर्शन पता हो तो रिमूव होगी ना, अब अगले को फील ही नहीं और आवाजें आ रही हैं। डिस्टॉर्शन बताएं क्या है? असूली तौर पे हमारा टैक्स बनता है 37 रुपए, लेकिन मैं क्यों गवर्नमेंट को 30 दे के आ रहा हूं? ये लोग हमारे से सवाल पूछा करते थे, तो हम उनको समझाया करते थे कि अकाउंटिंग और टैक्स वालों के रूल्स में डिफरेंस है। और हम आपको ऐसे समझाया करते थे कि मैंने कमाया 125 और टैक्स दिया 97 पे, हुकूमत वाले इतने अच्छे नहीं हैं, कभी ना कभी बाकी पे भी टैक्स हमसे लेंगे। तो ये पहले दिन आपको लॉजिक बताई थी कि टैक्स बनना चाहिए इतना। रिकॉन्सिलिएशन में यही करते हैं ना, टैक्स बनना चाहिए इतना, लेकिन बन रहे। इस वजह से ये स्यापा आया था कि सोचो फ्यूचर में क्या होना है। चलें जी, सोचना शुरू करें और छोड़ें भाई, रूल 1 लगा दें। आज कभी कभी रट्टा भी चल जाता होता है। रूल 1 पढ़ा था कल? एसेट
asset, asset carrying amount of asset is greater than, therefore always it will create a TTD। लेकिन हम लॉजिक पे सोचेंगे तसल्ली से। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 150। टैक्स वाले, इससे होगा ये कि फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जब रिवर्स होगी करंट टैक्स में, तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बातें ना करो, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी। भाई तसल्ली से ये दो नई चीजें देख लें, हैं पुरानी वाली, नई नहीं है। अकाउंटिंग वाले जब बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे 2 रुपए। टैक्स वाले पहले ही 2 रुपए को खर्चे में डाल चुके हैं। ये मुझे फिक्रा नहीं बोलना चाहिए था आपके सामने, ऐसे उधर क्यों जाना, बस इधर जीरो पड़ा वैसे को देख लें। अकाउंटिंग वाले इसको फ्यूचर में डेप्रिसिएशन में माइनस करेंगे, टैक्स वाले इसको पहले, उधर ना जाएं, छोड़ें। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 2, और टैक्स वाले फ्यूचर में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस वजह से फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा कर 2 रुपए और टैक्स डेप्रिसिएशन 0 रुपए माइनस होगी, जिसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट, तो अगेन इट इज टीटी। लॉजिक वही रही, क्योंकि ये भी पीपीई है, ये भी पीपीई है, और ये तो पीपीई की बड़ी बहन है, इंटेंजिबल्स। आईएस 16 जब आया था तो तकरीबन 16 स्टैंडर्ड गुजरे तो आईएस 38 आ गया। भी बड़ी बहन, छोटी बहन, अच्छा समझ नहीं होंगे जो नहीं। तो इंटेंजिबल्स जो हैं, अकाउंटिंग वाले कभी ना कभी साइंसदानों को लैब से निकाल के इस वर्क इन प्रोग्रेस के लफ्ज को हटा देंगे। जिस दिन साइंसदानों को लैब से निकालेंगे उस दिन ये इंटेंजिबल तैयार हो जाएगा, और इस इंटेंजिबल से 5 साल या 10 साल हेलमेट बनाएंगे एसी वाले। वो अगला जमाना है, टोपियां एसी, वो अभी शुरू हुआ है काम उस पर। तो अभी तो हेलमेट भी नहीं बने हमारे। तो वो देख रहा था हेलमेट किधर है, हेलमेट दिखा दे, हेलमेट है किसी के पास तो पहन के हम देख लेते हैं। अच्छा, तो बता दें अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना अमोर्टाइज करेंगे? 5। अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन फ्यूचर में उल्टाकर टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे। इसकी वजह से अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो डेट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर टीटीडीज एज पर लॉजिक एज वेल। सो डिफरेंस 65 2 टाटा डा, सॉरी 5 टाटा डा। टाटा डा के गांव से कितने आए? 72। डीटीडी के गांव वाले मुझे लगता है मर चुके हैं, बंदा नहीं भेजा उन्होंने कोई, तो सारे एक ही गांव से बंदे आ गए हैं, बिला मुकाबला जीत गए हैं। चलें जी, टैक्स बताएं एट द रेट ऑफ डन। हाँ जी, ये रिक्वायरमेंट बी है। तो वर्किंग 4 के बाद हमने कोई वर्किंग की है? वर्किंग 4 के बाद हमने कोई वर्किंग की है? नहीं की है। चले ठीक है, ये कहने की ये रिक्वायरमेंट बी है। फिर पहले सफे पे करनी चाहिए थी, फिलहाल काट के बी कर दें। ताते बोले, ताता, ताता क्या होता है? काटा बोले। तीन लड़कियां थी ना, तोतला बोलती थी। अच्छा सुने, अच्छा मुझे ये बताएं, वो ऐसे ही वो रिश्ता देखने आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग तीनों ने बोलना नहीं है। तो एक वो कीड़ी आ रही थी, ने कहा तीड़ी, दूसरी ने कहा नहीं ताडा, काडा यानी, तीसरी ने कहा तय तो नहीं बोली, मैं तो नहीं बोली। वर्किंग नंबर 4 कर लें दोबारा। अच्छा, अब बनाएं डेफर्ड टैक्स का अकाउंट। डेफर्ड टैक्स का अकाउंट, अच्छा ये क्या है? डेफर्ड टैक्स लाया, जरा लायबिलिटीज के कैरी डाउन बताएं जिंदगी में किस साइड पे आते हैं, सोच के बताएं। लायबिलिटीज के कैरी डाउन, कैरी डाउन जिधर आते हैं ना, लायबिलिटीज के ब्रॉड डाउन जिधर आते हैं, तो कैरी डाउन जी बोले 21.6।
चलें जी, अब एक बड़ी मजे की बात है इस सवाल में। बोले पांडे कली करा लो, जूता तस्मे लवा लो, जूतियां नु तस्मे लवा लो, शर्टां नु बटन लवा लो, डेफ टैक्स दा ब्रॉड डाउन निकलवा लो। कभी आवाजें लगी हैं ऐसी घर के बाहर, डेफ टैक्स दा ब्रॉड डाउन निकलवा लो, या जीरो लिख दें? सवाल के ऊपर लिखें भाई, लिखे ना हम आप क्या क्या लिखें? डीटीएल का ब्रॉड डाउन मिसिंग है, और एंड पे भी लिखें फिर, डीटीएल ब्रॉड डाउन मिसिंग, इसको ब्रैकेट में ले लें और आगे भी लिखें अब एक आवाज आई थी बाहर, पांडे कली करा लो, बच्चियां दी टेंड करा लो, डेफर टैक्स दा ओपनिंग निकलवा लो। कोई बंदा बता सकता डेफर टैक्स का ओपनिंग? भाई कुछ भी नहीं, सादा सी बात है, बहुत आसान बात है कि यही वर्किंग किस दिन खड़े होकर कर दें? 31 दिसंबर 17 को। तो कल मैं इंशाल्लाह सुबह आते ही आपको एक रूल लिखवाऊंगा कि अगर डेफर टैक्स के टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा तो हम उसको मेहनत करके निकाला करेंगे, जीरो एज्यूम नहीं किया करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी तो कोई चीजें पड़ी होंगी ना। तो एक एक वर्किंग करें, वर्किंग नंबर 5। कोई नहीं, डेफर टैक्स का टी अकाउंट खोलने के बाद ये बात पता चली। वर्किंग नंबर 5, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/17। यकम जनवरी 18 ना लिखें, बस 31/12/17। अच्छा, थोड़ा सा हेल्प इधर से ले लीजिएगा। ये तो इंटेंजिबल इस साल बनना शुरू है, ड्यूरिंग लिखा हुआ था ना 18, ये भी इस साल बनना शुरू है। इसके कोई ब्रॉड डाउन भी थे, इसके कैरी डाउन उठाए थे ना, इसके ब्रॉड डाउन जरा ढूंढे। ये तो थे ना, पिछले साल के एंड पे ओन्ड एसेट तो थे ना, इसके कोई ब्रॉड डाउन भी थे। अब आपकी मर्जी है 50 और सिफर लिख लें, और अगर आपने 50 सिफर नहीं लिखना, वो ज्यादा ना 50 और सिफर जो अकाउंटिंग वालों की बीवी, टैक्स वालों की बीवी से 50 साल के शुरू में ज्यादा थी, आपकी नजर मर्जी है 50 और सिफर लिख लेंगे। मेरा मशवरा, जब वर्किंग खोलनी है तो फिर वर्किंग 2 और 3 का रेफरेंस देके पूरी फिगरें उठाएं। सो व्हाट कैरी डाउन कहां चला गया था? DTL/A एज ऑन 31/12/18, और ब्रॉड डाउन कहां जाएगा? DTL/A एज ऑन 31/12/17। ये ब्रॉड डाउन उठाएं दोनों। जिस चीज का डाटा अवेलेबल हुआ करेंगे इंशाल्लाह मेहनत करके हम ब्रॉड डाउन निकाला करेंगे। ये अब मजबूरी है, ये अब शुरू हो जाएंगे सवाल आने वाले दिनों में। ब्रॉड डाउन अक्सर मिसिंग करता है क्या? ब्रॉड डाउन तो क्या मतलब है? जो कैरी डाउन का तरीका वही ब्रॉड डाउन का तरीका है। खोलें वर्किंग जी। पापा आ बबलू जा, 150 वर्किंग नंबर 2, और टैक्स बेस 100 वर्किंग नंबर 3। डिफरेंस टीटी डी टैक्स डीटी चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बस रिकॉन्सिलिएशन अब रहेगी। बताएं जी, यकम जनवरी 18 ब्रॉड डाउन 15। ये लाइबिलिटीज का ओपनिंग कहाँ आता है? इसी साइड पे आता है ना, क्रेडिटर्स वाला, लोन वाला आता होता था। अच्छा, ये बैलेंसिंग कहाँ जाता है वैसे? देखिए बगैर बता दें खुशी है या गम है? 15 की लाइबिलिटी बढ़ के 21 पे चली गई है, गम में। वैसे तो बैलेंसिंग इधर ही आ रहा है, गम वाली साइड पे। इसका नाम DTL रख दें क्योंकि ए तो है नहीं आज कोई। DTE 6.6। ये हमने डिस्टॉर्शन रिमूव करने की कोशिश की है। बड़ा सोच साच के कि फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा और ये सारा। अब एंट्रीज बता दें, वो जो दो हम करते होते थे। CT डेबिट CTP 30.3 और
देखिए आपने देखा होगा वर्किंग्स ज्यादा होती हैं लेकिन एंड पे एंट्रीज यही दो निकलती हैं, DT डेबिट DTL 6.6। हमने डिस्टॉर्शन रिमूव करने की कोशिश कर ली, अल्लाह करे रिकॉन्सिलेशन मैच कर जाए, ना की तो फिर देखेंगे आज क्या करना है। आप बना लें अब नोट और रिकॉन्सिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? खर चा। इसको क्या कहते हैं? खर चा। उलट तो नहीं राज कुछ भी। खर चा 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 चा। जल्दी करें भाई, बोतला दे ढक्कन लगा लो जल्दी। भाई हमारे इलाके में आते हैं लोग, आपको क्या मसला, मुझे कैसे देख रहे हो आप? अब सोफिस्टिकेटेड एरिया में रहते हो तो हम क्या करें? आपके एरिया में आवाज है यू कैन भाई आइसक्रीम एनी टाइम, यू कैन भाई, आपके इस इलाके में रहते हो गए आप। आइसक्रीम से बेहतर है सेब शेब खरीद लिया करें, कोई आड़ू शाड़ू कोई। बन गई? नोट बन गया? कर सकते हैं बिल्कुल, फिर भी फर्क कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ देख लो 1 रुपया डाल लो, इधर 16 रुपये डाल लो, ये दोनों फिगर्स का डिफरेंस सेम ही रहना था एंड पे। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आप कोई फिगर एज्यूम कर लो। ओके चलें, 7 वाले का कंधा छोड़ दें, सीए करते हैं अब हम हाइब्रिड में। प्लीज चौथी रो समझ आ जाना चाहिए था मेरे तो ख्याल से फौरन ही। अच्छा जी, अब शुरू करें जी। कंपनी का नाम ट्रायंगल लिमिटेड। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स बस पूरा लिख लीजिएगा घर में, CTE DTE को इस तरह नहीं लिखना होता। अच्छा, किसी की रिकॉन्सिलेशन मैच की है? अच्छा, 30% बच्चों को मुझे 20% कर देना चाहिए अगले सेशन से। 20% की कर गई है मैच, ज़बरदस्त माशाल्लाह। 9.2। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन को मैच करना कमाल नहीं होता, यहाँ तक भी आप पहुँच गए हैं तो यू विल गेट 20 में से 19 मार्क्स या 15 में से 14 मार्क्स। रिकॉन्सिलेशन मैच करने करा के कोई बम नहीं कि रिकॉन्सिलेशन मैच कर दिया मैंने, बड़ा कमाल कर दिया। पूरा फिक्रा लिखना ना, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस, सॉरी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। जी PBT बोलें 125 मिलियन। टैक्स रेट मोहतरम, आज तक कभी भी सवाल में सेपरेट रेट वाली इनकम नहीं आई थी। हाँ, सेपरेट रेट से मिलती जुलती एक इनकम आई थी, वो थी एग्जेम्प्ट इनकम। मिलती जुलती मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेपरेट रेट वाली पे कम रेट लगता है, एग्जेम्प्ट वाली पे कुछ भी नहीं लगता। इससे मिलती जुलती इनकम एक आई थी, एग्जेम्प्ट इनकम। आज तक हमने पढ़ा था रिकॉन्सिलिएशन में दो चीजें आती हैं, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन
नॉट अलाउड। ये बात याद है आप लोगों को? पास पेपर क्वेश्चन 6 वो हमने क्वेश्चन किया था कल, तो उसमें कितनी चीजें आई थी बोले? 2 रिकॉन्सिलेशन। नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पीबीटी में पड़ी होती है लेकिन टैक्स, जल्दी बोले, नहीं देना होता। बोले ना जल्दी, एग्जेम्प्ट इनकम कहां पड़ी होती है? लेकिन टैक्स डिडक्शन नॉट अलाउड पीबीटी में माइनस होगी होती है, लेकिन वो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। अच्छा इधर आए, मुझे बताएं, मैंने पीबीटी पर लगा दिया 30। ओए होए 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 होए, जब मैंने पीबीटी पर 30 लगा दिया तो पीबीटी में तो डिविडेंड भी पड़ा था, उस पे भी 30 लग गया। हालांकि हुकूमत तो 30 मांग ही नहीं थी। आप बताएं इस मसले को कैसे हल करें? मसला पहले सुने। मैंने पीबीटी पे क्या लगा दिया? वो मेरे फॉर्मेट की मजबूरी है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। ये दुनिया वालों ने फॉर्मेट बना दिया है, पीबीटी पे लगा दिया करें 30। पीबीटी पे जब 30 लगाया तो वो जो फिगर आ रही है, इसका मतलब है किस पर 30 लग गया? इंटरेस्ट पे भी डिविडेंड पे भी। लेकिन इंटरेस्ट पे लग रहे तो लगे हमारी बला से। बोले मसला क्या हुआ? जब पीबीटी पर 30 लगा दिया मैंने रिकॉन में, तो उसमें पड़े हुए डिविडेंड पर भी 30 लग गया। हालांकि डिविडेंड पे लगना कितना था? 20। 10 ज्यादा लग गया। बच्चे 20 से खेलते हैं। कितने लोग 20 से खेल के रिकॉन आउट कराए बैठे थे? 20 से नहीं खेलना ना, सोचें। पीबीटी में क्या पड़ा हुआ है? डिविडेंड। डिविडेंड पे कितना लगना था रेट? हमने कितना लगा दिया? अब 30 से 20 पे लाना है तो 10 जरा कम कर दे तो 20% पे पड़ा रहेगा उस पर टैक्स। वो कोई गलत चीज है? ये जरा साइंस हुआ करेगी। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ये आज नई बात है, क्लास के एंड पे कर दी है। मैं क्लास अब खत्म कर रहा हूं, कल आके इंशाल्लाह जो है इस बात को रिवाइज करेंगे। ये देख लें, मैच तो करा जाना माय डियर, मैच तो करा जाएं। लेस एग्जेम्प्ट इनकम तो नहीं, सेपरेट रेट इनकम। कितना डिविडेंड? इंटू 10 ना लिखे ना, इंटू 30 माइनस 20 लिखें, फिर वो 10 तो पता नहीं कहां से आया। 0.6 एग्जैक्ट 36.9 आ गया। ओहो कमाल हो गया। ठीक है, जिन्होंने लिखना है वो उर्दू लिख लें, क्लास मेरी तरफ से खत्म है। उर्दू लिख लें। डिविडेंड पे 20% लगना था। डिविडेंड पे, हाइब्रिड में जिसने जाना है वो जा सकते हैं, एक भाई ने कहा था डिविडेंड पे 20% लगना था, फिजिकल में था पता नहीं कौन। डिविडेंड में 20% लगना था, यही लगना था ना। मैंने रिकॉन में 30 लगा दिया। मैंने डिविडेंड पर रिकॉन में 30 लगा दिया। अब के आगे फिक्रा खुद ही लिख लें। अब क्या करूं? 30 को 20 पे लाना चाहता हूं मैं, 30 को 20 पे लाना चाहता हूं। अब 10% माइनस कर दें, 10% माइनस। नहीं, बस ये फॉर्मेट यही चल रहा है अब दुनिया में। जाएं, होमवर्क नहीं कोई। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए जज्बों के साथ। अल्लाह आप हज़रात को पास करें। चलें।